हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड जेड, हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बीएससी मैथमेटिक्स, बहुत सारा मैथ्स कंटेंट यहाँ पर मेरे इस चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल की आज की बेसिक सी क्लास में, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल का जस्ट सिंपल सा एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के एक बड़े बेसिक से क्वेश्चन से, जिसमें मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा ट्रिपल इंटीग्रल की कि कैसे आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सो मैं रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस उठाऊंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। हमें देखना है कि कैसे आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई चूज द ब्लैक्स। ठीक है, हाँ जी। सो यार ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ा बेसिक सा पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। ओके, सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा वो है कुछ इस तरीके से कि आप लोगों के पास लिमिट्स है 0 to पाई, और नेक्स्ट लिमिट है 0 to 2, और नेक्स्ट लिमिट है आप लोगों के पास 0 to 3। इस तरीके से अपने पास लिमिट्स है, और जो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो है z क्यूब जेड स्क्वायर आर क्यूब एंड साइन थीटा, और साथ में है डी जेड डी आर डी थीटा। ये इस टाइप का अपने पास फंक्शन आ गया। अब देखिएगा करने का तरीका क्या रहता है, पूरा पूरा इस क्वेश्चन के साथ आप लोग काफी समझ आएंगे। दो एग्जांपल आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। देखिएगा, जब आप लोगों के पास जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट्स है। कांस्टेंट मतलब वहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं पड़ा हुआ, जस्ट एक सिंपल नंबर्स पड़े हुए हैं, जैसे पाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, सिंपल और सिंपल नंबर्स पड़े हुए। तो ऐसे केस में आप लोग अपने इंटीग्रेशन के जो फंक्शन है ना, उनको उनके लिमिट्स को दे सकते हो। मतलब जैसे यार अब 0 to पाई है, जैसे अब 0 to पाई किस वेरिएबल के लिमिट्स हो सकती हैं, 0 to 2 है वो किस वेरिएबल के लिमिट्स हो सकती है, 0 to 3 ये किस वेरिएबल की लिमिट्स हो सकती है, हम उनको दे सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है फंक्शन, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि भाई किसकी लिमिट कौन सी किसकी है, तो यार बड़ी सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर पहला वेरिएबल जो लिखा है ना z, तो उसके पहले वाले लिमिट हम लोग मानते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये लेट कर लेता हूँ कि भाई ये वाली जो लिमिट है ये फॉर द z वेरिएबल, ठीक है, और साथ ही में मैं एक ब्रैकेट डाल दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर मिडल में फंक्शन है, मिडल में जो वेरिएबल है वो है फॉर द r, तो यहाँ पे बीच वाली जो लिमिट्स होंगी ये आ जाएगी r के लिए। और लास्ट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो यहाँ पे थीटा है, और थीटा की जो लिमिट्स होती है ना वो हमेशा एंगल वाली लिमिट्स होती है। 0 to पाई होती है, 0 to 2 पाई होती है, पाई बाय 2 to पाई होती है, वट एवर। ठीक है, सो ये वाली जो लिमिट्स आ जाएंगी ये आप लोगों के पास थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी। थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई। अब काम क्या करना है, जैसा कि यहां पर लिमिट्स आप लोगों की कांस्टेंट थी, अगर लिमिट्स आप लोगों के पास कांस्टेंट है तो आप लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यार आप लोगों के पास यहाँ पर थीटा की जो लिमिट्स है 0 to पाई है, थीटा वाला जो भी फंक्शन है इसके अंदर, जैसे ये साइन थीटा है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो साइन थीटा डी थीटा, और बाकी वैसे भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये जो साइन है वो हमने डाल दिया है। उसके बाद आर की जो लिमिट्स है वो है आर इज इक्वल टू 0 to 2। यहाँ पर भी सेम काम, अगर हम लोग आर की लिमिट्स ले रहे हैं तो आर वाला फंक्शन और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू दी आर, या जैसे कि आर क्यूब डी आर ये आ जाएगा। ठीक है, आर क्यूब और डी आर आ गया। नेक्स्ट इनटू ही सेम ही यहाँ पर और जो लिमिट्स है आप लोगों के पास वो है z इज इक्वल टू 0 से 3 तक की, और उसमें जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा जेड स्क्वायर वेरिएबल। तो इस तरीके से अब आप लोग अपना आंसर सिंपल तरीके से सॉल्व करें। मैं पूरा फाइनल आंसर इसका बता देता हूं आप लोगों को क्या मिलता है। जैसे कि यार अगर आप लोग साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा की तो इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट है वो वेरी कर रही है 0 to पाई। सिमिलरली आर क्यूब की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आर इज टू पावर 4/4, और लिमिट यहाँ पर वेरी कर रही है 0 to 2 इनटू सेम थिंग फॉर द जेड स्क्वायर, वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन
बेसिक वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट z क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स विल वेरी फ्रॉम योर 0 to 3. सो नाउ हमें अब जस्ट लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना. मैं माइनस यहाँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट सब्स्टिट्यूट माय लिमिट्स. सो फर्स्ट आई विल गेट cos पाई माइनस cos 0. नेक्स्ट 1/4 यहाँ पर आ जाएगा r रेस्ट पावर 4 है, दैट मीन्स 2 रेस्ट पावर 4 माइनस 0 रेस्ट पावर 4 इनटू यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 रेस्ट पावर क्यूब माइनस 0 रेस्ट पावर क्यूब. ये इस तरीके से. अब हमें बस ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. देखिएगा cos पाई जो होता है वो हमेशा अपने पास -1 होता है. cos n पाई हमेशा अपने पास -1 रेस्ट पावर n होता है. साइन n पाई हमेशा अपने पास 0 होता है. ठीक है, ये कुछ बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज हैं हमें जो हमेशा याद होनी चाहिए. यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज को रखूंगा तो cos पाई, जो cos पाई है वो हमें मिल जाएगा -1. cos 0 हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी 1 आ जाएगा इंटू 1/4 और ये 2 रेस्ट पावर 4 ये तो 16 मिल गया, 16 आ जाएगा इंटू 1/3 और 3 क्यूब विच इज इक्वल टू द 27. जो कटिंग कर सकते हैं आप लोग कटिंग कर देना, जैसे 3 और 27 ये कट हो जाएगा 9 के ऊपर, 4 और 16 ये कट हो जाएगा 4 के ऊपर एंड यू विल गेट दिस विल इक्वल्स टू योर -2 एंड ये तो 2 बन गया, 2 इंटू 4 इंटू 9, सो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72. तो इस तरीके से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 72 आंसर आ जाएगा. होप कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा. मैं एक चीज बार बार बता रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों की लिमिट्स जस्ट एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, तभी आप ये काम करेंगे. अगर लिमिट्स में कोई अनदर वेरिएबल प्रेजेंट है उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देखना पड़ेगा. उसका भी एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी के अभी आप लोगों को करवाता हूँ सो दैट आप लोग उस कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लें. चलो नेक्स्ट करते हैं पार्ट हम लोग. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है. अब ये देखने में ऐसा, अच्छा ये डबल इंटीग्रल जैसा नहीं होता. मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे हम कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करते, ठीक है. पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ऐसा कोई भी हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है. सो मैं इंटीग्रेशन करूंगा -1 to 1 और फिर वेरिएबल है 0 to z और फिर है आप लोगों के पास x माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड. यहाँ पे फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे है dy dx और dz. ये कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो यार एक ना बड़ी सीधी सी ये चीज याद रखना, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल जो 2 है ना, z है ना, जो वो 2 बार आया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन तो भाई सबसे लास्ट में करनी है. ये पॉइंट याद रखना. जो चीजें बोलता हूँ वो हमेशा सुनकर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करोगे ना, हर एक क्वेश्चन के ऊपर वो चीजें अप्लाई होंगी. जैसे यहाँ पर z मैं कह रहा हूँ भाई, z आप लोगों का पहली वाली इंटीग्रेशन में भी है, दूसरी वाली इंटीग्रेशन में भी है, तो मतलब उसको लास्ट में ही इंटीग्रेट करना है. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यार, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे पता चलेंगी, कौन सी लिमिट किसकी है. जैसा कि पहले यहाँ पर dy आ रहा है तो हमें अपने इंटीग्रल को y के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये वाली जो लिमिट्स आ जाएंगी ये अपने पास y की लिमिट्स आ जाएंगी. अगला है आप लोगों के पास x वाला, तो अगली जो लिमिट्स हैं ये वाली, तो ये लिमिट्स आप लोगों के पास x की लिमिट्स आ जाएंगी. उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों के पास लास्ट वाला बचा, तो ये आप लोगों की z की लिमिट्स हो जाएंगी. अब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करूंगा. 3 क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे इस क्लास को, ठीक है, समझिएगा जी. तो यहाँ पे जो बाकी चीजें एज इट इज रह रही है, जैसे इसकी लिमिट रह रही है z इज इक्वल टू -1 to 1, इसको तो मैं भाई एज इट इज लिख देता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास x की लिमिट, तो x इज इक्वल टू 0 to z, ये भी एज इट इज लिख देता हूँ. अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द y. वन मोर थिंग यू मस्ट नोट दैट जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो बाकी के वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी y, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दी y करने पे जो बाकी के वेरिएबल है, जैसे ये x हो गया, ये वाला z हो गया, इनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है. दे मस्ट बी ट्रीटेड एज योर कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो x तो अगर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, मान लो यार यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे मान लो आप इसको x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो वो हमेशा x होती है. जैसे यार आपके पास 4 हो, 4 dx, इसका आंसर क्या आएगा, 4x आएगा. कैसे करेंगे,
आप लोग इस 4 को बाहर निकाल लेते हो और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी वन ही करते हैं ना, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वन ही करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ द वन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, सो यू विल गेट 4x एज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली उसी तरीके से if you are integrating the x dy, we have to treat the x as your constant function and integration with respect to the dy, this will gives you xy। सिमिलरली फॉर द y, ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल तो y है और इंटीग्रेशन भी हम विद रिस्पेक्ट टू द y कर रहे हैं, सो यू विल गेट हियर y स्क्वायर बाय 2। नाउ मूविंग टू द z पार्ट, ठीक है, मूविंग टू द अनदर टर्म z dy, दिस विल गिव्स यू, देखो z अपना तो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर z कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू द y करेंगे तो दिस विल गिव्स यू zy, ठीक है। अब हमें लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत जरूरी ध्यान रखना कि यार आपने लिमिट्स किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आता वे किसके कहां पर सब्स्टिट्यूट करें। देखो भैया, जिसकी भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन करी है, जिस वेरिएबल की भी, उसी की जगह पे ही आप लोग ये लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। बाकी जो dx है और जो dz है ये तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैंने इंटीग्रेशन करी थी विद रिस्पेक्ट टू द y करी थी, अब मैं जहां जहां पर y आएगा वहां वहां पर मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। सो मूविंग टू द फर्दर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू डू, ये जो लिमिट है ये है z की -1 to 1, और ये जो लिमिट है ये है अपने पास x की 0 to z। हाँ जी, अब x तो एज इट इज आ गया, पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट होंगी तो वो आ जाएगा x प्लस जेड, प्लस y की जगह पे फिर आ जाएगा x प्लस जेड, यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, x प्लस जेड होल स्क्वायर बाय 2, और प्लस यहाँ पे जेड वाई था तो y की जगह पे फिर से आ जाएगा x प्लस जेड आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आप लोगों की अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट। अब माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट को, देखते हैं लोअर लिमिट की वजह से यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। y की जगह पे x माइनस जेड सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है। सो x माइनस जेड प्लस x माइनस जेड होल स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड एक्स माइनस जेड, ये इस तरीके से आप लोगों के पास फंक्शन बनकर तैयार है। अब हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, यहाँ पर बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे फिर जाकर आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो चलो मैं अब आगे चलकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मिल गया z इज इक्वल टू द -1 to 1, और लिमिट आ गई यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 to z, मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, यहाँ पे 1/2, इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हैं आप लोग खोल दे, अगर कुछ कॉमन आ सकता है, वैसे कॉमन भी आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे x प्लस जेड पड़ा हुआ है, x प्लस जेड पड़ा हुआ है। हाँ वैसे अगर हम लोग कॉमन निकाले ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस जेड यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, x प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं x प्लस जेड कॉमन निकाल के देख लेता हूँ, अगर उससे इजी होता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखिएगा ये बन गया x प्लस जेड कॉमन, और यहाँ पे मिलेगा x प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड माइनस, सेम थिंग यहाँ पर भी x माइनस जेड हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड बाय 2 प्लस जेड, ये चीज हमें यहाँ पे मिलेगी, और साथ में dx है और फिर dz है, कुछ इस तरीके से ये सारी टर्म्स हैं अपने पास। नहीं पर मुझे लगता है ये बन ही नहीं बात, क्योंकि अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते ना तब हमें आंसर जल्दी मिल जाना था, इससे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। नहीं ये स्टेप रहने देते हैं भाई, नहीं ये स्टेप रहने देते हैं, क्योंकि इससे टफ हो रहा है, निकल तो जाएगा आंसर, ठीक है ना, निकल तो जाएगा ही आएगा। चलो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा एक्स जेड, यहाँ पे मिल जाएगा 1/2, और इसका होल स्क्वायर मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, और प्लस यहाँ पे आ गया एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद अब सारे के सारे जो टर्म्स है ना वो साइन चेंज करके लिख दूं मैं, एक ही स्टेप के अंदर मैं सारे साइन चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि ये जो माइनस है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, तो ये मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स जेड, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस एक्स जेड। उसी तरीके से माइनस ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, 2xz ये आ, और साथ में प्लस जेड एक्स। अच्छा ये जेड एक्स है तो ये मैं माइनस का लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से सारा का सारा आप लोगों को मिलेगा जी। और बाहर बिल्कुल ही बाहर है dx और यहाँ पे है dz। इसके बाद जो होगा वो होगा भाई आप लोग करेंगे z इज इक्वल टू -1 to 1, यहाँ पर फिर से x इज इक्वल टू 0 to z। अब कुछ भी अगर कटिंग हो रही है आप लोग कटिंग के ऊपर फोकस करेगा, जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मेरा तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे माइनस जेड एक्स है, ये प्लस एक्स जेड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और चीज बच रही है तो वो भी देख लेते हैं क्या कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। ओके तो यहाँ पे कुछ और तो नहीं बच रहा मुझे लगता है, ठीक है कुछ और नहीं बच रहा। हमें अब जस्ट देखना ही पड़ेगा भाई, ऐड ही करना पड़ेगा बाकी चीजों को, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो यार ये आया है आप लोगों के पास एक्स जेड, नेक्स्ट मिल जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। यहाँ पर एक और एक्स जेड है, यहाँ पर एक जेड स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ पे है -1/2 एक्स स्क्वायर, फिर है -1/2 जेड स्क्वायर, फिर है माइनस माइनस प्लस का तो ये आ जाएगा एक्स जेड, और प्लस एक है जेड स्क्वायर डी एक्स और डी जेड। अब देख लेते हैं क्या अब भी कुछ और कट हो सकता है। हाँ बिल्कुल ये चीज है, और ये चीजें अपने पास यहाँ पर कट हो जाएंगी। अब आप लोगों के पास जो बच चुका है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन फ्रॉम z इज इक्वल टू -1 to 1 x इज इक्वल टू 1 टू सॉरी 1 1 नहीं था यहाँ पे 0 था ना, 0 0 to z। देखिएगा एक्स जेड ये रहा एक एक्स जेड, ये एक एक्स जेड, एक एक्स जेड और ये एक एक्स जेड, यानी कि ये आया है 4 एक्स जेड, और यहाँ पे ये जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, सिर्फ यही चीजें बची 4 एक्स जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर। और अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे वो पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द dx, और फिर आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी z करेंगे। मैंने बताया ना क्यों करना है, क्योंकि यार ये जो वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल में होती है ना लिमिट्स, हमें उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन नहीं करनी होती, उसके ऑपोजिट वाले के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन करनी होती है यहाँ पे। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन यहाँ पे करूंगा, सो z इज इक्वल टू द -1 to 1, ये आ जाएगा अब x के अकॉर्डिंग हो रही है तो 4x² by 2 keeping z as a constant, same चीज keeping z as a constant you will get here x। ठीक है, और लिमिट वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to z, और यहाँ पे हम लोग dz रखेंगे। ठीक है, अब z इज इक्वल टू -1 to 1, यहाँ पे जब x की जगह पे z सब्सटीट्यूट होगा ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया 2 पे, तो ये आ जाएगा 2z² इंटू z, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2z² इंटू z। अपर लिमिट सब्सटीट्यूट होगी। जब आप लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे ना, लोअर लिमिट के केस में सारी की सारी जो टर्म है वो आप लोगों की बिल्कुल ही जीरो बन जाएगी। सो अब आप लोगों के पास ये जो बनकर तैयार है वो आप लोगों को मिला है z इज इक्वल टू -1 to 1, ये बन गया 2z² और ये बन गया 2z, अच्छा क्यूब बन गया ना, तो ये आ गया 4z³ dz। अब 4z³ आया, अगर आप लोगों के पास 4z³ आया है, आप लोग देख सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन आप लोगों का ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला भाई, जब भी अपने पास लिमिट -a to a हो और यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन जो होता है ऑड होता है, उस केस में आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑड के केस में आता है ना, और ये इवन, इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of z dz ये होना था। अब जैसा कि यहाँ पे तो है z³ अपना ऑड फंक्शन है, तो इसलिए अपना जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट्स भी जो है वो वेरी कर रही है फ्रॉम द -1 to 1। उसी केस में हम लोग ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करते हैं, फिर ही चेक करते हैं। ठीक है, सो ये था नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो आज हमने डिस्कस करा है। एक और पार्ट इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को बेसिक ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरा पूरा समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को तो जरूर लाइक करना आप लोग, ऐसा मत छोड़ देना कि हाँ भाई चलो डन हो गया ये वो, ठीक है अपना काम। अरे जैसे जैसे आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे ना, तभी मैं वीडियोस हमेशा अपलोड करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे डिस्कस, जैसे कि इंडिकेशन है 0 to 1, नेक्स्ट है 0 to 1 - x, और लास्ट में है आप लोगों के पास 0 to 2 - x। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है,
इसीलिए मैं ये वाला लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आप लोगों के पास आ रहा है, dz dy और dx। ठीक है, तो यार एक चीज तो पता चल गई, हमारा जो x वाला वेरिएबल है लिमिट्स के अंदर दो बार आ रहा है, एक तो यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है, एक तो यहां पर भी मिल रहा है, एक तो यहां पे भी मिल रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द x इन द लास्ट, हमें लास्ट पे इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अगर हमें ये लास्ट पे करनी है तो यार गो विद द फ्लो ऑफ द dz dy एंड dx। ये किस ऑर्डर में है, ये है पहले z है, फिर y है, और फिर लास्ट में x है। तो बस ठीक है, यहीं से मैं लिख लूंगा कि भाई ये जो लिमिट है ये मेरी है फॉर द z। नेक्स्ट वाली जो लिमिट है ये वाली y वाली, ये लिमिट आ जाएगी y की, और ये बिल्कुल लास्ट में जो बची ये है मेरी x की लिमिट। बस इसी तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करना है। मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे सॉल्व करना। जैसा कि मेरे पास जो पहली वाली लिमिट है x की है वो 0 to 1 वेरी कर रही है, फॉर द y की जो लिमिट है वो 0 to 1 माइनस x वेरी कर रही है। और अब मैं सीधा इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द z करूंगा। अगर मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द z कर रहा हूं दैट मीन्स मेरे ये जो xy है ये xy मेरे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। और अगर ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन मुझे z की करनी पड़ेगी, दिस विल गिव्स मी z स्क्वायर बाय 2। और अगर मैं लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, लिमिट वेरी कर रही थी फ्रॉम 0 to 2 माइनस x, अब ये आ गया और बाद में dy और लास्ट में dx। उम्मीद है आप लोगों को भाई ये चीज समझ में आई होगी पूरे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट फर्दर पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 1। ये मैं इसलिए लिखता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट कि यार मैं जब इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करूँ ना तो मैं बिल्कुल सही से पुट करूँ, तभी मैं यहाँ पे x की लिमिट पर्टिकुलर मेंशन कर देता हूँ कि ये वाली लिमिट मेरी x की है, ये वाली लिमिट मेरी y की है। अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप लोग तब भी कर सकते हैं, बस इससे आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि यार ये वाली लिमिट इस वेरिएबल की रहने वाली। अब मैं यहाँ पे z की जगह पे ये सारी चीजें पुट सब्स्टिट्यूट करूंगा, और ये जो मेरा 2 था डिनोमिनेटर में 1/2 है ना, ये मैं बिल्कुल ही इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूंगा। और ऐसा करने से अब मुझे क्या मिलेगा देखते हैं जी। z की जगह पे ये पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, जब आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो तो जीरो ही दे देगा इस तरीके से। यहाँ आ जाएगा dy और यहाँ मिल जाएगा हमें dx। नेक्स्ट काम करते हैं यहाँ पे। ओके, सो 1/2 तो भाई अपना बिल्कुल ही बाहर है, लिमिट वेरी कर रही है x इज इक्वल टू 0 to 1, क्या हो गया x इज इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स। अभी मैंने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द y करा नहीं है, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यार यहाँ से मुझे जो चीज मिल गई वो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट मिल गया कि एक्स वाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म तो वैसे ही सारी की सारी टर्म ये जीरो बन चुकी है। ठीक है, सो अब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दी y। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट, इतना पार्ट पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1/2 आ गया और साथ में x इज इक्वल टू 0 to 1 ये भी लिख लेते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी y। अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू दी y करेंगे ना, देखना ये वाला पार्ट x वाला वेरिएबल जो है, ये 2 माइनस एक्स वाला जो वेरिएबल है फंक्शन है, ये सारा का सारा एज ए कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है तो मैं इसको बाहर ही रख लेता हूँ और अकेली y की इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ये इंटीग्रेशन में जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसका अगर y का इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट यहाँ पे भी जो वेरी हो रही है वो कर रही है 0 to 1 माइनस एक्स, और लास्ट में आप लोगों के पास यहाँ पे मिल जाएगा dx। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाकी का सम, ठीक है, इधर लेके चलते हैं सम को। हाँ जी, सो ये अपने पास मिल रहा है 1/2। ओके, इंटीग्रेशन x की लिमिट वेरी जो कर रही थी वो कर रही थी 0 to 1। उसके बाद x तो अपना एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये जो 2 आया था ना, ये वाला 2, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको भी मैं 1/2 लिख लेता हूँ। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे बन गया है वाई स्क्वायर, और जब आप वाई स्क्वायर की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे वो सारी की सारी टर्म आप लोगों के पास से जीरो बन जाएगी। बस इतना सा गेम है यहाँ पे। मतलब इंटीग्रेशन जब भी आप कर रहे हो ना, बहुत ध्यान से इंटीग्रेशन करना, वरना तो आप लोगों का काम खराब हो जाएगा पेपर में। ये इतना सही क्वेश्चन आता है ना पेपर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलो अब आप लोगों के पास जो फंक्शन रह गया मैं सिर्फ उसको लिख लेता हूँ। ये रह गया x, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 4
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे dx। अभी मैंने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स करी नहीं है, अब मैं इंटीग्रेशन आगे चलकर करूंगा, बट पहले मैं इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मुझे x की इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 to 1। सबसे पहले मैं x को इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूं, पहले वाले फंक्शन के साथ। इससे मुझे ये मिल जाएगा 4x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा भाई, क्योंकि वो एक फंक्शन था, वो एक फंक्शन एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं 1/4 x इज इक्वल टू 0 to 1। मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कराऊं, ये मुझे मिलेगा 4x, फिर मिलेगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x क्यूब, 4x इंटू माइनस 2x करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर, उसके बाद x क्यूब, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 5, एक्स क्यूब माइनस 2, ये मिल गया 2x रेज टू पावर 4, साथ में मुझे मिल जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब और dx। ये इस तरीके से है भाई साहब। अगर कुछ और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए, बट हाँ हो सकता है ना, जैसे सेम सेम टर्म जो हम ऐड करते होते हैं, हम लोग वो चीज यहाँ पे भी कर लेंगे। ये क्या हो गया ये? हाँ, तो ये वाले टर्म्स यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसकी वजह से हुआ। तो मिलेगा क्या आप देख लेते हैं अभी। 1/4 जैसे यहाँ पे तो अभी मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 to 1, 4x क्यूब, 4x वाली टर्म है कोई नहीं, और कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे तो 4x आ गया। अब x क्यूब वाली टर्म्स एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि 4x क्यूब, एक तो ये रहा, एक ये रहा 5x क्यूब, 5 प्लस 8 13, तो ये मिल गया 13x क्यूब, और साथ में हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये आ गया -8 -4 -12, तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं, एक्स रेज टू पावर 5 लिख लेते हैं। अब एक्स रेज टू पावर 4 वाला लिखेंगे तो ये -2 और -4 -6 आ जाएगा, -6 एक्स रेज टू पावर 4। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें इसी का सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना रह गया है। बहुत इजी है, छोटी क्लासेस में आप लोग करते आए हैं, जैसे क्लास 12 में आप लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखा था, इंटीग्रेशन इसकी तो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपल हमें यही वाला फार्मूला लगाना है, एक्स एन डी एक्स वाला, जिसमें एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला जो होता है बेसिक वाला, ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 4x का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² प्लस 13x³ इंटीग्रेशन आ जाएगा 13x⁴/4 माइनस 12x³ प्लस x⁻6/6 माइनस 6x⁻5/5, और लिमिट जो वेरी कर रही है वो कर रही है 0 to 1। अब हमें लिमिट एक बार सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट, और एक बार हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट। यहाँ से हमें मिल गया 2, ये तो 2 बन गया, 2 प्लस 13/4 माइनस ये तो 4 आ गया, तो ये -4 मिल गया, प्लस 1/6 आ गया, माइनस 6/5 आ गया। अपर लिमिट इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर ली। लोअर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारा का सारा फंक्शन जो है वो 0 बन जाएगा, बिकॉज सब जगह पे आप लोगों के पास x वगैरह प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से सारा फंक्शन 0 बन जाएगा। अब हमें बस यहाँ पे एलसीएम लेना है और फिर अपना आंसर चेक करना है कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1/4। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम आ जाएगा 4 6 24, 24 इंटू 5 120, हाँ 120, ठीक है। सो 120 कैन बी द एचसीएफ एलसीएम। अगर 120 एलसीएम है तो यहाँ पे मिलेगा, ओके, 120 और 240 प्लस 6 5 आर 30 390 माइनस 4 है, 4 इंटू 120 480 प्लस 4 इंटू 5 20 माइनस 6 इंटू 24, ये तो करना पड़ेगा भाई, 24 इंटू 6 24 इंटू 6, ये मिल जाएगा 144, ठीक है 144। अब यहाँ पे आंसर अपना देख लेते हैं कितना मिलता है। यहाँ पे तो 120 आ गया, इसका बस अब प्लस माइनस करना है, सो दैट आप लोगों का आंसर अब तो आने ही वाला है यार, बस ध्यान से करना। जब भी आंसर करो तो ये देख लेते हैं कितना मिलता है, 240 प्लस 390 प्लस 20, पहले तो इतना कर लेते हैं, 0 4 6 15 1 650 650 आ गया यहाँ से,
650 माइनस, अब इसमें माइनस कर देते हैं, जैसा कि 480 और 144 को पहले कर लेते हैं हम लोग ऐड। ये मिल जाएगा 4, ऐड करना है ना पहले, तो ये आएगा 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 1 6, 624 आ गया, 624 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1/4 और यहाँ आ जाएगा 26/120। इस 4 को और इस 26 को काट देते हैं हम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 13। सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर 13/240। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा पूरा अपना आंसर हमेशा पेपर में निकाल के आना पड़ेगा। जानता हूँ, समझता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, बहुत सारी जब प्रैक्टिस आप लोग करेंगे फिर आप लोगों के ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ये पहला पार्ट था ट्रिपल इंटीग्रल के लिए, ये याद रखना अभी बहुत सारे टाइप के हमें यहाँ पे क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास चेंज ऑफ द वेरिएबल टॉपिक सबसे ज्यादा खास माना जाता टॉपिक है। हर एक एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर में या 4-4 नंबर में आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। हैव अ वेरी गुड डे जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।